मेरी जी बाबा जी। आवाज जा रही है ना? जी बाबा जी, आवाज आ रही है। ठीक है। तो मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि बताता हूं कि करीब 1.5 साल पहले या 2 साल पहले हम लोगों ने ज्ञान कथा शुरू की थी। शायद 6 या 7 एपिसोड हुए होंगे। उसके बाद मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब रहने लग गया, और भी कोई कारण हो सकते हैं। वो क्रम बंद हो गया। अब जब बंद हो गया, उसके बाद वो शुरू नहीं हो पाया। लेकिन मैं जब अभी बीमार पड़ा, तब मुझे ये महसूस हुआ कि वो तो ज्ञान कथा को जारी रखना चाहिए था। लेकिन मैं इतना स्वस्थ ही नहीं रख था कि उसको जारी रख सकता था। आज भी मैं आपके सामने ये ज्ञान कथा को फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं, तो थोड़ी हिम्मत करके कर रहा हूं। क्योंकि मैं इसलिए कि वैसे तो 1 घंटा बोलना है हमको, लेकिन जितना देर बोल पाएंगे, अपने ही तो लोग हैं सब लोग। इसलिए इसलिए हिम्मत करके मैंने यह सोचा कि आज मैं शुरू कर देता हूं। फिर अगले महीने तक तो स्वस्थ हो ही जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये जो ज्ञान कथा है, या भाई आप जो रात को चर्चा करते हैं, उस चर्चा में वो तो स्वतंत्र चर्चा होती है। उस चर्चा के माध्यम से कोई संदेश तो दिया नहीं जा सकता है, कोई विचार तो उस चर्चा में दिया नहीं जा सकता है। और जो मैं रोज लिखता हूं, एक सबसे पहले जो लिखता हूं सवेरे, उसमें कुछ विचार रहता है। अब वो विचार इतना गंभीर रहता है कि शायद उसको कुछ लोग ही पढ़ पाते हैं। कभी दो, चार, पांच। मैं जो सवेरे लिखता हूं जिसमें विचार रहता है, उसको पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम रहती है। बाद में मैं दो और लिखता हूं, दिन भर में 3 लिखता हूं, 3 या 4। तो जो बाद में लिखता हूं, उसको पढ़ने वालों की संख्या अधिक रहती है। और जो शाम को लिखता हूं, उसको तो कई बार 100-200 लोग पढ़ते हैं, लाइक करते हैं इस तरह। तो वो कोई बहुत अधिक विश्वसनीय माध्यम नहीं है। लेकिन ये जो ज्ञान कथा वाला माध्यम है, यह वास्तव में ये विश्वसनीय माध्यम है कि इस आधार पर महीने में एक बार आपको कुछ संदेश दे दिया जाए। तो आज
हम लोग इस ज्ञान कथा को आज शुरू कर रहे हैं अभी। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के प्रश्नों को भी सुनूंगा, उन प्रश्नों का उत्तर भी देने की कोशिश करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं 9 बजे तक अपनी बात समाप्त कर दूं, और उसके बाद कुछ देर आप लोगों की बात सुन करके उसको थोड़ा आगे और समझाऊं। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे ज्ञान कथा के माध्यम से। वैसे समाज का अर्थ तो पूरी दुनिया को माना जाता है। समाज माने विश्व के या दुनिया के रहने वाले 750 करोड़ लोग, अर्थात होता है समाज का मतलब सर्व व्यक्ति समूह। उसको हम समाज कहते हैं। लेकिन अभी हम सर्व व्यक्ति समूह की समस्याओं पर बहुत ज्यादा चर्चा न करके अभी हम इसको भारत से शुरू करते हैं कि भारत की वर्तमान समय में स्थिति क्या है। यदि आप गहराई से सोचेंगे तो चाहे ये स्थिति 1000 साल में बनी हो या 100 साल में बनी हो या स्वतंत्रता के बाद बनी हो, कब ये स्थिति बनी इसकी मैं खोज नहीं कर रहा हूं। लेकिन वर्तमान समय में हमारी स्थिति क्या बनी है। आदर्श स्थिति में समाज सबसे ऊपर होता है। समाज माने भारत का अगर समाज मानेंगे, राष्ट्रीय समाज, तो 140 करोड़ व्यक्ति, इसको हम समाज कह सकते हैं। समाज सबसे ऊपर होता है। इस समाज को ही लोक भी कहते हैं। लोकतंत्र में जो दो शब्द आते हैं, लोक और तंत्र। लोक माने समाज, तंत्र माने राज्य, और इन दोनों को मिलाकर हुआ लोकतंत्र। हम यह मानते हैं कि भारत में वर्तमान समय में समाज का अर्थ है 140 करोड़ व्यक्ति। ये व्यवस्था कैसी थी पुराने जमाने में? धर्म क्या करता था, राज्य क्या करता था, समाज क्या था, तीनों का संबंध कैसा था, और वर्तमान समय में कैसा है? आदर्श स्थिति पर अगर आप चर्चा करेंगे तो आदर्श समाज व्यवस्था में समाज तो सबसे ऊपर है। समाज की एक अपनी आंतरिक व्यवस्था अलग होती है। लेकिन समाज के जो 140 करोड़ व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को मार्गदर्शन करता है धर्म। तो धर्म की जिम्मेदारी क्या हुई? मार्गदर्शन करना। धर्म समाज के सभी व्यक्तियों को, अर्थात पूरे समाज को मार्गदर्शन करता है। करता तो पूरे विश्व को है, लेकिन अभी हम भारत की बात कर रहे हैं।
धर्म का काम अलग हो गया, मार्गदर्शन कर रहा हूं। राज्य का काम क्या है? तो राज्य का काम है सुरक्षा और न्याय देना, बस। अगर आप वर्तमान भारत की स्थिति का आकलन करेंगे तो धर्म और समाज दोनों की व्यवस्थाओं को राज्य ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। जबरदस्ती, बिना सहमति के। मैं मानता हूं कि इन दोनों में भी कुछ गलतियां रही, वो आगे चर्चा आ जाएगी। लेकिन राज्य ने कह दिया कि हम ही धर्म है, हम ही समाज है, हम ही राज्य है, हम सब कुछ है। धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। समाज नाम समाज है ही नहीं है, कुछ नहीं है। राज्य ने क्या कहा? लोक का काम क्या है? तो राज्य ने बताया कि लोक का काम है कि वो वोट दे, बस। वह सरकार चुने। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य ने यह निर्देश दिया है, आदेश दिया है कि हम एक मालिक चुने, और जो मालिक चुना जाए उसको हम 5 साल तक आंख बंद करके उसको मालिक माने। वो हमारा मालिक होगा। ये हमको राज्य ने निर्देश दिया। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हमारी समाज व्यवस्था को राज्य ने निगल लिया और अपने को एक प्रकार से मालिक घोषित कर दिया। एक बुराई आई कि राज्य, मतलब राज्य माने तंत्र। लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती थी? तो गांधी के मरने के पहले बताया गया था कि लोकतंत्र की परिभाषा होगी लोक नियंत्रित तंत्र। तो गांधी के मरते ही इन लोगों ने बदल करके कर दिया लोक नियुक्त तंत्र, तुरंत, घंटे भर के अंदर परिभाषा बदल गई। किन किन लोगों ने बदला वो सब बात की बात है। तो ये पूरा हम लोगों के साथ हुआ। एक दूसरा कार्य और हुआ कि हम लोग 100% धर्म को हम लोग भूल गए, समाज को भूल गए, राज्य रह गया, और हर कार्य का व्यवसायीकरण हो गया। क्योंकि हमने आंख बंद करके लोकतंत्र की नकल की पश्चिम से, उधार लिया लोकतंत्र। अपने लोक स्वराज्य को छोड़कर हमने लोकतंत्र लिया पश्चिम से। और दूसरा क्या लिया? पूंजीवाद। इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज का व्यवसायीकरण हुआ। खेलों का व्यवसायीकरण हो गया। कई कई करोड़ रुपया उनको दिया जाने लगा, वो जीने मरने तक को तैयार हो गए। सारी नीतियां छोड़ देते हैं। लेखक और कवि और विचारक व्यवसायी हो गए।
तो एक तरह से सामाजिक संस्थाएं जिनको हम कहते हैं कि सामाजिक संस्था, वो भी व्यवसायी हो गई। एनजीओ बना लिया हम लोगों ने। हमारे एक मित्र हैं, ओम प्रकाश जी दुबे। नाम आप लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं, बहुत लोग। वो थोड़ा माने एक तरह से कम्युनिस्ट माइंडेड है। खैर, वो उनकी स्वतंत्रता है। उन्होंने आज हमसे पूछा, लिख करके, कि आपका ये महासंस्थान जन्म कब हुआ। तो मैंने उनको बताया कि 1993 में। कौन कौन लोग थे, मैंने लिखा उसमें। तो उसमें मैं था, रोशन लाल जी थे, आर्यन सिंह जी थे, उसमें सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष थे ठाकुरदास बंग, वो भी थे। तो इस तरह, और रोशन लाल जी थे ही। तो हम लोगों ने, पांच छह लोगों ने मिल करके बनाया था मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान। और उस मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान को बंद करता था का ही शॉर्ट नाम हम लोगों ने अभी महासंस्थान कर दिया है। लेकिन पूरा नाम हमारा मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान ही है। और ये तो बहुत पहले बना था। 93 से तो ये बना ही है। उसके पहले भी दूसरे नाम से इसी को हम लोग सोशल प्रॉब्लम्स रिसर्च सेंटर या इस तरह से कुछ चला रहे थे। खैर चलिए, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ओम प्रकाश जी ने पूछा हमसे, फिर लिखा, क्या आप बताइए कि आपने इसका एनजीओ में रजिस्ट्रेशन कब कराया। तो वह पूछा कि एनजीओ में रजिस्ट्रेशन हमसे सरकार पूछेगी, आप कौन होते हैं पूछने वाले भाई। आप सामाजिक संस्था के आदमी हैं, सामाजिक विषय पर चर्चा करिए। कब कब रजिस्ट्रेशन कराया कि नहीं कराया कि क्या हुआ, ये सब सरकार पूछेगी। इसलिए आप इस प्रकार के आलतू फालतू प्रश्न मत करिए। अब सोचिए कि कोई व्यक्ति सामाजिक कार्य कर रहा है, तो इसकी पहचान ये होगी कि वो एनजीओ है कि नहीं और रजिस्टर्ड है कि नहीं। इस तरह की भावना घुस गई है आज हम लोगों के अंदर। तो ये सारी जो समस्याएं हैं कि एक राज्य ने समाज और धर्म, इन दोनों को पूरी तरह अपने में मिला लिया, गुलाम बना लिया, ये एक समस्या हो गई। और एक समस्या हो गई कि धर्म का, राज्य का और सभी सामाजिक संस्थाओं का व्यवसायीकरण हो गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि समस्याओं को तैयार कौन करता है और समाधान कौन करता है। समाज में चार प्रकार के लोग होते हैं: मार्गदर्शक, रक्षक, पालक, सेवक। ये वास्तव में दो ही प्रकार होते हैं। एक होते हैं मार्गदर्शक, एक होते हैं मार्गदर्शित। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, मार्गदर्शक का मतलब है मोटिवेटर, और मार्गदर्शित का मतलब है मोटिवेटेड।
एक स्वस्थ समाज में 10% लोगों को मोटिवेटर होना चाहिए। कुल आबादी का 10% हम मान सकते हैं। और 90% लोग मोटिवेटेड होते हैं। इसका मतलब मोटिवेटरों की संख्या बहुत कम होती है और मोटिवेटेड की बहुत होती है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा अंतर है दोनों के बीच में। लेकिन जो मोटिवेटर होते हैं, इन्हीं को हम लोग पुराने जमाने में कहते थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण माने मोटिवेटर, और क्षत्रिय वैश्य और शूद्र मोटिवेटेड। तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं रक्षक पालक सेवक। तीनों मोटिवेटेड। अब क्या हुआ कि जब समाज में मोटिवेटर, जिनको हम मार्गदर्शक कहते हैं, जिनको ब्राह्मण कहा जाता था, उनकी नीयत खराब हुई और उन लोगों ने मार्गदर्शितों को, जो 90% हैं, उनको गलत राह दिखाई। तो मैंने आपको बताया कि समाज में जो भी बुराइयां आई हैं वो मार्गदर्शकों की गलतियों के कारण आई हैं। चाहे वो गलती उनकी नीयत से हुई हो या भूल से हुई हो, उनकी गलतियों के कारण ये बुराइयां आई। लेकिन इन बुराइयों को दूर कौन करेगा? तो दूर भी मोटिवेटर ही करेंगे। मोटिवेटेड नहीं कर सकते। मोटिवेटेड तो फॉलो करते हैं केवल। तो अभी ये 10% जो लोग जो अभी जो हैं, वो लोग समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो अपने स्वार्थ में कर रहे हैं। तो बाकी 90% लोग फॉलो कर रहे हैं अभी भी। सबसे बड़ी गलती क्या इन लोगों ने की? कैसे समाज जो चलता है वो कुछ परिभाषाओं पर चलता है। अर्थात कोई भी बात समाज के सामने जब बताई जाती है तो वह बात लंबी चौड़ी कथा के रूप में तो बताई नहीं जाती है। एक शब्द होता है, उस शब्द को बोल दिए, सामने वाला पूरा समझ गया सब। इन लोगों ने ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के अर्थ बदल दिए। ये शब्द होते हैं परिभाषा। तो परिभाषाओं के ही अर्थ बदल दिए गए। तो आम लोग जो भारत में थे, 90% जो आबादी थी, वो तो परिभाषाओं को मानने वाली थी। और आपने धीरे धीरे परिभाषाओं के अर्थ बदल दिए। अब उन बदले हुई अर्थ के कारण सब पूरा समाज में बदल गया। क्योंकि उन परिभाषाओं को चुनौती कौन देगा? तो चुनौती देने के लिए भी कोई मार्गदर्शक ही चाहिए। और कोई तो चुनौती दे नहीं सकता है। मार्गदर्शक कोई बचा नहीं उस समय। सब एकजुट हो गए। इन लोगों ने सारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं बदल दी, एक दो नहीं बदली। इन लोगों ने क्या क्या बदला मैं आपको बता दूं।
कि इन लोगों ने स्वराज्य का अर्थ बदल दिया, संविधान का बदल दिया, मूल अधिकार जिसे फंडामेंटल राइट कहते हैं उसको भी बदला। इसी तरह अपराध, अपराध शब्द का अर्थ पूरा का पूरा बदल दिया गया। धर्म, धर्म कितना महत्वपूर्ण विषय है, धर्म का अर्थ बदल दिया गया। यहां तक कि समाज का भी अर्थ बदल दिया गया। महंगाई, बेरोजगारी, समाजवाद, समानता असमानता, गरीबी अमीरी, सारे अर्थ बदले गए। मैं तो आपको इतने ही नाम गिना पा रहा हूं अभी, ये लिस्ट बहुत लंबी होगी। अब समाज में इनके सारे विकृत अर्थ, झूठे अर्थ प्रचलित हो गए। अब मैं, आप सोचिए कि जब स्वराज्य का ही अर्थ बदल दिया गया, समाज का अर्थ बदल दिया गया, धर्म का अर्थ बदल दिया गया, तो बचा क्या आपके पास? और सारे जो अर्थ बदले गए वो कोई साधारण शब्द तो थे नहीं, लेकिन सबको बदला गया। और ये अर्थ बदलने के कारण, वह सच्ची बात यह है कि जो 90% लोग थे उनके साथ धोखा किया गया। उनको कभी ये पता ही नहीं चला इस प्रकार इन शब्दों का अर्थ बदला जा रहा है, परिभाषा बदली जा रही है। ये बात इनको पता नहीं चली कभी भी, और इसलिए बेचारे धोखा खा गए। ये मैं आपको बताऊं कि इस तरह परिभाषाओं का अर्थ बदल दिया गया। इसमें से मैं, आप कोई बात पूछेंगे तो और बता दूंगा प्रश्न में। अभी मैं आपको दो तीन परिभाषाओं का बताता हूं। उसमें एक परिभाषा है धर्म। अब धर्म की परिभाषा इन्होंने क्या बना दी, और धर्म क्या था? धर्म कभी संगठनवाचक होता ही नहीं था। धर्म हमेशा होता था गुणवाचक। हिंदुत्व धर्म था, हिंदू नहीं। तो वास्तव में धर्म का अर्थ था हिंदुत्व, अर्थात जो उस प्रकार के धर्म ग्रंथों के आधार पर जिनकी जीवन शैली होती थी, उस जीवन शैली वाले लोगों को हिंदू कह दिया जाता था। हिंदुत्व शब्द को किनारे कर दिया गया। अब शब्द आ गया हिंदू, और वो भी संगठन के आधार पर, गुणों के आधार पर नहीं। यहां एक समस्या पैदा हुई कि धर्म का अर्थ, धर्म का जो अर्थ लिखा हुआ था पुराने जमाने में, दो जगह आपको मिलता है। एक जो जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं कि धर्म के 10 लक्षण हैं,
उसमें कहीं पूजा पाठ तो है नहीं। सब वे दसों लक्षण गुण प्रधान हैं। उसी तरह कुछ योग के जो यम और नियम हैं, उनमें भी कुछ आभास मिलता है गुण प्रधान धर्म का। दो जगह तो यह आभास मिलता है। धर्म की परिभाषाएं तो बहुत सी होंगी, वो मैं अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी तो विषय ही नहीं है वो धर्म का। ये मैं आपको बता दूं कि धर्म कभी भी पूजा पाठ से जुड़ा हुआ होता ही नहीं था। नास्तिक भी हमारे यहाँ धर्मगुरु माने जाते थे, माने गए हैं चारवाक और जो भी हो गए, शुक्राचार्य वगैरह जो। तो आस्तिक नास्तिक का भी भेद नहीं था। लेकिन धर्म का अर्थ बदलकर उसको हमने कर दिया, धर्म हमेशा प्रवृत्तियों से होता है। व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक वे होते हैं जो समाज को मजबूत करते हैं, समाज के नियमों के अनुसार आचरण करते हैं। तो जो समाज के अनुसार आचरण करते हैं वो सामाजिक हो गए। एक वे है जो समाज के विरुद्ध आचरण करते हैं, समाज के नियमों को तोड़ते हैं, तो समाज विरोधी हो गए। यही तो देवासुर संग्राम पुराने जमाने में होता था। देवासुर संग्राम जो होता था वो कभी हिंदू मुसलमान के बीच तो होता नहीं था। कभी वो संग्राम ऐसा नहीं था कि ऊंच नीच गरीब अमीर इस तरह का कोई संग्राम देवासुर संग्राम होता हो, नहीं होता था। प्रवृत्तियों के आधार पर होता था। तो इसका मतलब यह है कि अच्छी प्रवृत्ति वालों को हम हिंदू मानते थे और बुरी प्रवृत्ति वाले को अहिंदू मानते थे, चाहे वो कोई भी हो। या अर्थ पूरा का पूरा बदल दिया गया। तो धर्म का अर्थ पूरा बदला गया। इसी तरह राज्य का अर्थ बदला गया। राज्य का अर्थ क्या होता था? मैंने एक प्रश्न किया था, राकेश जी भी बैठे हुए हैं। मैंने एक ये प्रश्न किया था कि भारतीय संविधान के अनुसार स्टेट कौन है? नहीं उत्तर दे सके कोई। फिर मैंने ये राम बहादुर राय जी जो संविधान विशेषज्ञ हैं उनको भी लिख के भेजा, और अशोक गाड़िया जी भी कॉलेज के वो हैं प्रमुख, यूनिवर्सिटी के प्रमुख हैं, उनको भी लिख के भेजा कि भारतीय संविधान के अनुसार स्टेट किसको बोलते हैं। नहीं उत्तर दे सके। राज्य का अर्थ क्या होता है बदल दिया इन लोगों ने। राज्य का अर्थ होता है, वास्तविक अर्थ होता है संविधान। संविधान का शासन है। राजा कौन है? संविधान, उसका राजपाट है सब। तो भारत में संविधान का शासन होना चाहिए था। लेकिन वो सारी व्यवस्था गड़बड़ हो गई। चलिए, जो हुआ सो हुआ, वो कोई बात नहीं है। तो राज्य का अर्थ इन लोगों ने बदल दिया।
अब राज्य का अर्थ बदलते चले गए। तो पहले राज्य का अर्थ हुआ, कुछ हुआ, फिर उसके बाद कुछ हुआ, फिर उसके बाद कुछ हुआ। अब तो राज्य का अर्थ आ गया है सीधा सीधा कार्यपालिका। वर्तमान में राज्य का अर्थ आपको कार्यपालिका से लिया जाता है। बताइए। हम संविधान संविधान को राज्य मानते हैं, और हमें अब समझा दिया गया कि कार्यपालिका ही राज्य है। तो जिस तरह इन्होंने धर्म का अर्थ बदला, उसी तरह राज्य का भी अर्थ बदल दिया गया। वैसे तो संविधान का भी अर्थ बदल दिया गया। तो चलिए, बहुत से मैंने आपको गिनाए हैं। आप पूछिएगा तो फिर मैं और बताने की कोशिश करूंगा उस संबंध में। इसी तरह एक शब्द और मैं आपको बताऊं कि विज्ञान विज्ञान और एक तरफ क्या है, तंत्र मंत्र भूत प्रेत जादू टोना, इन सबको आप एक तरफ रख लीजिए। राशि वगैरह ये जितना है सब, ग्रह नक्षत्र क्या क्या है, 50 तरह का। विज्ञान और भूत तंत्र मंत्र, इन दोनों को आप देखते चलिए। विज्ञान जो है, विज्ञान अभी तक कहीं भी सब कुछ खोज नहीं सका है। विज्ञान खोज रहा है, खोज करके समाज को दे रहा है। कभी कभी विज्ञान से भी गलतियां हो जाती होंगी, फिर उसको सुधारा जाता होगा। मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन विज्ञान ही सत्य है। तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत, आखिर ये है क्या? क्या यह असत्य है? ये हम नहीं कह सकते। इनको हम असत्य भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समाज में अभी ऐसे बहुत से मामले हैं जिनको विज्ञान खोज नहीं पाया है। तो जब विज्ञान खोज लेगा, तब हम उसको मान लेंगे कि विज्ञान ने खोज करके ये दे दिया। तब तक हम क्या माने? भूत प्रेत को क्या माने, जादू टोना को क्या माने? क्योंकि वास्तव में विज्ञान जो खोज कर देता है, वही एक तरह से यथार्थ होता है। वह तो सत्य होता है। और बाकी जो सब सब है, इसमें कुछ सही भी हो सकता है और भ्रम भी हो सकता है भाई, झूठ भी हो सकता है। यह बात समाज के बीच में जानी चाहिए कि विज्ञान महत्वपूर्ण है। बाकी सब जो है वो आप मानते हैं तो मानिए, नहीं मानते हैं मत मानिए। हम तो, मैं आपको अपने जीवन का बताऊं कि मैंने अपने जीवन में तंत्र मंत्र जादू टोना, ये मांगलिक और पता, ये जितने भी है सब कुछ नहीं माना, कभी नहीं माना।
शनि देव ये कर देंगे और फलाना ग्रह ये कर देगा और ग्रह नक्षत्र, कुछ भी कभी स्वीकार नहीं किया। और कभी कोई ये हमारा कुछ नहीं कर सके, क्योंकि मैं विज्ञान के आधार पर काम करने वाला आदमी था। फिर भी मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इतनी दृढ़ता से लोगों से कहीं, मैं भी नहीं कहता हूं। अगर कोई पूछता है तो मैं बता देता हूं कि भाई देखिए, मैं तो नहीं मानता हूं, आपको जैसा लगे आप करिए। तो मैं कहा को झंझट में पड़ू ये कह करके कि मत मानो मत करो, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो विज्ञान को महत्वपूर्ण होना चाहिए था। आज भी अगर आप अखबारों को खोज करके निकालिएगा, एक पृष्ठ आपको मिल जाएगा इसी का, कि फलाना ग्रह नक्षत्र, ये फलाना ठिकाना, वो उसका वर्णन आपको मिल जाएगा। अनावश्यक क्यों? वो लोग बेचारे क्या क्यों देते हैं? क्योंकि उसको पढ़ने वाले लोग हैं, उस पर चलने वाले लोग हैं। अभी तो बहुत से यहां तक लोग हैं कि एक ठो कोई फूल का नाम आप लिख करके भेज दीजिए तो वो बता देंगे, आपका बहुत कुछ भाग्य बता देंगे। कहीं कुछ नहीं है, वास्तव में कहीं कुछ नहीं है। लेकिन भाई है, कोई मानता है तो मानता रहे। ये मैं आपको बताना चाहता था कि ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। और ये बाकी जितने तंत्र मंत्र हैं, मैं मंत्रों का भी आपको बता रहा हूं यही बात, कि तंत्र भी कह रहा हूं मंत्र भी कह रहा हूं आपके सामने। मंत्रों का भी यही इसी तरीके का प्रभाव है, कोई प्रभाव नहीं है किसी का। ये मैं आपको दूसरी बात बता दिया। तीसरा एक और थोड़ा सा क्लियर कर दूं, कि स्वतंत्रता, एक शब्द है स्वतंत्रता, एक शब्द है उद्दंडता, और तीसरा शब्द है गुलामी। स्वतंत्रता, हम लोगों ने सिद्धांत क्या दिया है? प्रत्येक व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता और उसकी सहजीवन की मजबूरी। जहां मजबूरी शब्द आ गई वो तो एक प्रकार की गुलामी आ गई, अप्रत्यक्ष रूप से मजबूरी। एक तरफ हम दे रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता, और दूसरी तरफ दे रहे हैं सहजीवन की मजबूरी। और इन दोनों का तालमेल, यही समाज शास्त्र है, यही समाज विज्ञान है। समाज शास्त्र की आप परिभाषा नोट कर लीजिएगा। व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता और सहजीवन की मजबूरी, यही अपनी चीज़ इन दोनों का तालमेल हो गया। अब स्वतंत्रता तो आपने दे दी असीम, लेकिन उस असीम स्वतंत्रता के साथ सहजीवन की मजबूरी भी है। अर्थात आपकी स्वतंत्रता कभी शून्य से ज्यादा हो ही नहीं सकती। इसका मतलब यह है कि आप जिस सामाजिक इकाई के सदस्य होंगे, कम से कम दो लोगों का तो होना जरूरी है। एक, भाई सबसे पहले तो परिवार आया,
परिवार व्यवस्था में दो लोगों को होना जरूरी है, और दो लोगों को होना जरूरी है, तब तो स्वतंत्रता आपकी ज्वाइंट हो गई वहां। स्वतंत्रता आपकी शून्य हो गई एक प्रकार से, क्योंकि ज्वाइंट हो गया सब। दोनों की सहमति से ही कोई भी कार्य हो सकता है। तो आपकी असीम स्वतंत्रता और सामाजिकता की मजबूरी, इन दोनों का तालमेल बनाइए। यही तो समाज शास्त्र है। कैसे बनाते हैं, वर्तमान में क्या हो गया है, वो आप देख ही रहे हैं कि सब कुछ, सब बिगड़ गया है, सब जगह बुराइयां पैदा हो गई हैं। क्योंकि समाज शास्त्र की भी परिभाषा बदल गई है, समाज की परिभाषा बदल गई है, तो सब समाज शास्त्र की भी बदल गई है। समाज विज्ञान तो रहा ही नहीं, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये सारी बातें सामने, हम लोगों के सामने आई हैं। इसी तरह एक हम हम्म। लोगों ने एक शब्द भी बनाया, गुलामी। जब कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो दुरुपयोग करता है तो वो उद्दंडता मानी जाती है। उद्दंडता माने अपराध। और उद्दंडता जब आप करेंगे तो आपको गुलामी आएगी। बिल्कुल क्लियर अर्थ है एकदम, कि जब तक स्वतंत्रता किसी दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण नहीं करती, तब तक आपके पास गुलामी नहीं आनी चाहिए। आदर्श स्थिति ये है। वर्तमान स्थिति क्या है वो आपको मैं पहले बता चुका हूं, कि हर मामले में आप वोट देने के लिए अतिरिक्त सब मामले में गुलाम बना दिए गए हैं। ये वर्तमान स्थिति है। आदर्श स्थिति मैंने आपको बताई, कि जब तक आप उद्दंडता नहीं करेंगे तब तक आपके पास गुलामी का कोई खतरा नहीं है। इसी तरह आपको एक शब्द और सोचना चाहिए, अधिकार, विशेषाधिकार। किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी योग्यता की परीक्षा किए, बिना उसकी नीयत की परीक्षा किए, विशेष अधिकार नहीं देना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। अब आप सोचिए कि वर्तमान समय में समाज में आदिवासियों को ये अधिकार, हरिजनों को ये अधिकार, इनको पांचवी अनुसूची, इनको छठवीं अनुसूची। कोई कहता है जल जंगल जमीन सब हमारा है। कोई कहता है कि पर्यावरण के नाम पर हम आपको काम ही नहीं करने देंगे, विकास रोक देंगे देश भर का। ये सारी जो बातें हैं, इन सारी बातों का सम्मानजनक समाधान निकलना चाहिए। लेकिन आपने इनको विशेषाधिकार दे दिया। ठीक है, तुम आदिवासी, तुमको विशेष अधिकार प्राप्त हो गया। तुमको ये पांचवी अनुसूची और छठवीं अनुसूची और ये सब तुम्हारे पास हो गया। आ जाओ ना। कुछ लोगों ने कह दिया सिर्फ कि क्या करना है, ये ऊपर इन तो सब सोने के लिए जगह है नहीं, को छप्पर जल पर रखा जंगल गया है। जमीन का होगा। इधर देखिए, ये ये बात भी टाइल्स उनको से कह लेकर दी के गई। यहाँ तक, बस इतने कि मैं चदरा खाली बिछ जाए, सो जाए। राकेश जी का माइक बंद कर दीजिए। ये बातें
जो हैं, ये बातें भी समस्याएं पैदा कर रही हैं। समाज में किसी भी वर्ग को विशेष अधिकार दिया ही नहीं जाना चाहिए जब तक उस वर्ग के व्यक्तियों की परीक्षा न हो जाए। पुराने जमाने में जो मार्गदर्शक होते थे, मार्गदर्शकों को विशेष अधिकार दिए दिए जाते थे ब्राह्मणों को। उनकी पहले परीक्षा होती थी, तब ब्राह्मण बनते थे। ऐसे तो बनते नहीं थे कि मनमाना ब्राह्मण बन गए। एक परीक्षा होती थी, और परीक्षा के आधार पर उनको विशेष अधिकार दिए जाते थे। तो विशेष अधिकार कभी भी जन्म के आधार पर तो दिए ही नहीं आने चाहिए। अब आप सोचिए, एक आदमी आईपीएस है, आईएएस है, उसके पास आईएएस आईपीएस के अधिकार हैं, सारे अधिकार उसके पास है। साथ में आपने उसको दे दिया हरिजन का अधिकार, आदिवासी हरिजन का विशेष अधिकार और दे दिया। कितना भी अत्याचार कर सकता है, असीमित। हो रहा है आज समाज में ये। तो अधिकार, ये विशेष अधिकार, इसको पूरी तरह से इस प्रणाली पर रोक लगनी चाहिए। जन्म के आधार पर किसी को विशेष अधिकार देना, इसको उचित नहीं माना जा सकता है। चलिए हम कुछ बीच में छोड़ते हुए आगे बढ़ जाए। ये तो मैंने आपको बता दिया कि वर्तमान स्थिति क्या है आपके सामने। समाज की समस्याएं पैदा कौन करते हैं? विचारक। और समाधान कौन करेंगे? विचारक ही। विचारकों की नीयत खराब हो जाए, सारे समाज को वो लूट लेंगे एक तरह से। नहीं, विचारकों की नीयत अगर ठीक हो जाए, कहती नहीं कि अब अंधेरे में नहीं, आधे घंटे का रास्ता है। हाँ ना वहाँ। विचारकों की नीयत अगर ठीक हो जाए, तो वे इस प्रकार का शोषण अत्याचार करने वाले विचारकों की नीतियों को बदल देंगे। इसका मतलब यह है कि सारी समस्याओं की जड़ और समाधान, ये दोनों सिर्फ एक वर्ग के पास है, और वह वर्ग है विचारक। ये बात मैंने आपको पहले बता दी है। अब मैं आपको मोटा मोटी इसको बताऊं कि हम समाधान के रूप में क्या कर सकते हैं। समाधान के रूप में मैं आपको बहुत संक्षेप में बताता चलूं, समय के मुताबिक, क्योंकि अब मेरे पास करीब 10 मिनट ही बचा है। तो मैं समाधान के लिए आपको बताता चलूं कि परिवार, गांव, राष्ट्र, इनको मौलिक इकाई मान लिया जाए। परिवार, गांव और राष्ट्र, बीच में जो जिला है, प्रदेश है, इसको व्यवस्था की इकाई मान सकते हैं। तो परिवार, गांव और राष्ट्र, तीन को मौलिक इकाई मान लिया जाए। इन तीनों को स्वतंत्र अधिकार दिए जाएं। किस क्या संबंध होगा वो अलग से विषय हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्र और राज्य, इसको अलग अलग कर दिया जाए। राष्ट्र का अर्थ होगा समाज, 140 करोड़ व्यक्ति। इसका मतलब कि भारत में 30 करोड़ हैं परिवार,
तो 30 करोड़ परिवार मिलकर के गांव बनाएंगे, ग्राम सभाएं बनाएंगे, या जो भी गांव के ग्राम पंचायतें बनाएंगे, और फिर आगे बनाते बनाते समाज की एक अलग व्यवस्था होगी और राज्य की व्यवस्था अलग होगी। राज्य केवल दंड दे सकेगा, सुरक्षा और न्याय, बाकी सारे कार्य समाज करेगा। समाज माने राष्ट्र। तो राष्ट्र एक सामाजिक इकाई होगी और राज्य एक सरकारी इकाई होगी। तीसरा है कि स्वतंत्रता और सहजीवन, इसको अनिवार्य कर दिया जाए। व्यक्ति को इकाई माना ही नहीं जाए, बिल्कुल किसी भी स्थिति में परिवार को इकाई माना जाए, क्योंकि व्यक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व रखना ही उचित नहीं है, होता भी नहीं है। चलिए उस पर अलग से चर्चा करेंगे फिर। चौथा मैं आपको बता रहा था कि समाज व्यवस्था में जो विकृतियां आ गई हैं, इसकी परिभाषाओं के बदलने के कारण या नियत खराब होने के कारण जो भी बुराइयां पैदा हो गई हैं, समाज व्यवस्था में आई हुई बुराइयों का हम सुधार करेंगे, संशोधन करेंगे, क्योंकि हम समाज को तो बदल नहीं सकते। समाज तो 140 करोड़ व्यक्तियों का होता है, उसको आप किस तरह बदलेगा? समाज तो सबसे ऊपर होता है। तो समाज में अगर कोई बुराइयां आई हैं, कमजोरियां आई हैं, तो उनको हम मार्गदर्शक लोग उनमें सुधार करेंगे। लेकिन जो राज्य व्यवस्था में बुराई आई है कि समाज और धर्म सबको निगल लेना, इस व्यवस्था को हम पूरी तरह व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, इसको पूरी तरह बदल देंगे। समाज व्यवस्था में हम सुधार करेंगे और राज्य व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे। ये हम लोगों का सोच होना चाहिए। और उसी परिवर्तित व्यवस्था का ही नाम हम लोग दे रहे हैं लोक स्वराज्य। एक बात मैं आपको और बताऊं, लोक स्वराज्य हमारा लक्ष्य है। अर्थात भारत में जो वर्तमान लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र को लोक स्वराज्य में बदला जाना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है। हम इस दिशा में लगातार काम करेंगे। अनुज। लेकिन तो हो गया लक्ष्य, और इसका मार्ग क्या होगा? मार्ग भी हम लोगों ने तय किया है। वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व, इसी मार्ग से चलकर हम लोक स्वराज्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरे मार्ग से चलता है तो हमें क्या आपत्ति है? चलने दीजिए, हमको वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वहां तक ठीक है। हम चलेंगे, हम माने सारे लोग, हम चलेंगे इसी राह पर। वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व, इस दिशा में चलकर हम लोक स्वराज्य तक जाएंगे। ये मार्ग भी मैंने आपको बता दिया है। अब आगे मैं आपको बताऊं कि हमें लोक स्वराज्य तक जाना है। हमें संघ, आर्य समाज, गायत्री परिवार, या अगर कोई ऐसी और
कोई संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं से हम तालमेल बना सकते हैं। तालमेल। लेकिन हम मर्ज नहीं करेंगे, हमारा अस्तित्व तो रहेगा। क्योंकि अगर आप गंभीरता से विचार करेंगे, आर्य समाज जो काम उसको करना चाहिए, आर्य समाज वाले वो काम छोड़ करके और अनावश्यक कार्य में लग जाते हैं। अभी भी बहुत से अनावश्यक कार्य हैं उनके। गायत्री परिवार, उसकी लाइन ही अलग है पूरी। फिर भी ये लोग कहीं समाज का नुकसान नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम इन लोगों के साथ मिलकर तालमेल करें। गायत्री परिवार, आर्य समाज या ऐसी और भी संस्थाएं, संघ, वो मैंने आपको बता ही दिया। फिर आगे मैं आपको ये बताना चाहता था कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत, ये दो लोग वर्तमान समय में राज्य का ठीक दिशा में नेतृत्व कर रहे हैं। इनको हम लोग मार्गदर्शन दें, लेकिन उनको कमजोर न होने दें। मार्गदर्शन दें, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो वहां तक ठीक है। लेकिन इनको हम व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ, यह मैंने इसके पहले कहा था कि हम राज्य व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ यह नहीं है कि वर्तमान नरेंद्र मोदी मोहन भागवत की जगह पर फिर वही नेहरू परिवार और कम्युनिस्टों की व्यवस्था आ जाए। यह तो उचित नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से हम लोग कम्युनिस्ट और सावरकरवादी, इन दोनों के झगड़ों से मुक्त हो रहे हैं। हम सावरकरवादियों से भी मुक्त हो रहे हैं और कम्युनिस्टों से भी मुक्त हो रहे हैं लगातार। अब हम किसी भी परिस्थिति में इस व्यवस्था को कमजोर करके उस व्यवस्था को नहीं आने देंगे। लेकिन हम इस व्यवस्था को आंख बंद करके स्वीकार भी नहीं करेंगे। हमारा लोक स्वराज्य का जो लक्ष्य है वह तो हमारा रहेगा ही। अभी हम पिछली व्यवस्था की जगह, पिछली व्यवस्था को हम शत्रु मानकर चल रहे हैं एकदम, और वो शत्रु थी भी। उस व्यवस्था का जब खतरा टल जाएगा एकदम, कि अब कोई खतरा नहीं है, तब हम वर्तमान व्यवस्था से फिर बात करेंगे। ये हमको अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि हम नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की व्यवस्था को इस स्थिति में कमजोर नहीं होने देंगे, सही चले या गलत, कि पिछली व्यवस्था आ जाएगी। इसलिए हम इस व्यवस्था को अभी मजबूत करेंगे। और मैंने एक बात आपको बताई है अभी, कि हम साम्यवाद ने सारी परिभाषाएं बदली हैं। साम्यवाद का सबसे ज्यादा इसमें हाथ रहा है परिभाषाओं को बदलने में। तो साम्यवाद को, और फिर साम्यवाद के साथ समाजवाद शब्द आ गया, और फिर तो बाकी और तो जो आया सो आया ही।
अब हम साम्यवाद को रोकने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सावरकरवादियों की भी मदद ले सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन हम सावरकरवादियों को कभी महत्व नहीं देंगे। ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए। तो मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं। लोक स्वराज्य हमारा लक्ष्य है और वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व हमारा मार्ग है। हम इस दिशा में चलेंगे। जो परिभाषाएं बदल दी गई हैं उन परिभाषाओं को हम वैचारिक आधार पर चुनौती देंगे। कौन देगा चुनौती? तो चुनौती देने के पहले हम लोग इतने ट्रेंड हो जाएंगे, स्वयं इतने मजबूत हो जाएंगे। किस चीज से मजबूत होंगे? तो मजबूत होंगे अपनी तर्क शक्ति से। क्योंकि तर्क शक्ति ही समाज में जो दो वर्ग मैंने बताए, एक ब्राह्मण और एक में तीर, क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण माने मार्गदर्शक। तो मार्गदर्शक के पास क्या होता है विशेष? तर्क। और उन लोगों के पास होती है, तीनों के पास, श्रद्धा। यही तो मुख्य तो यही है। उनके पास होता है संस्कार, हमारे पास होता है विचार। तो विचार महत्वपूर्ण होगा संस्कार से। लेकिन हम उनको सिखाते हैं कि संस्कार महत्वपूर्ण है क्योंकि वो व्यवस्था है। बताना ही पड़ेगा आपको। आपके लिए विचार महत्वपूर्ण है और उनके लिए संस्कार। ये समझ, ये आपको अंतर समझना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा। ये मैंने मोटी मोटी आपको बात बताई। 1 घंटा मुझे हो गया है और मैं चाहता हूं कि आप कुछ प्रश्न करें। तो उन प्रश्नों के आधार पर मैं और कुछ 5-10 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा आज के विषय पर। खुला प्रश्न करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको ऐसा लगे कि ये बात गलत है, आप उसको सीधा रिजेक्ट भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, तर्क भी दे सकते हैं। सब आपको छूट है। कोई भी साथी बताएं, किसी का कोई प्रश्न है, कोई बात है तो बताएं। बताइए भाई। जी, माता प्रसाद जी कुछ बोल रहे हैं। बाबा हाँ प्रश्न है। बताइए। प्रश्न ये है कि मोदी जी और भागवत साहब की जो व्यवस्था है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। उन खामियों को दूर हम कैसे करवाएंगे? और यदि दूर नहीं करते हैं तो फिर हम इन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट क्यों करें? कि ये बात जो आपने कही है, यह बात बिल्कुल सही है एकदम, कि इनकी नीतियों में बहुत सी खामियां हैं। जब तक विपक्ष लोक स्वराज्य को स्वीकार नहीं करता है, तब तक हमारे सामने मार्ग क्या है? अगर हम इनको चुनौती देते हैं, वर्तमान नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को,
जी तो बाबा। उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा विपक्ष का मजबूत होना। जी। वह ज्यादा घातक होगा। जी बाबा बिल्कुल। तो हमें ये शत्रु और विरोधी, हमें यह मानकर चलना चाहिए कि जो पुरानी व्यवस्था थी वह शत्रु है हमारे लिए। और इस स्थिति में हम अल्पकाल के लिए विरोधी से हाथ मिला सकते हैं, मित्रता कर सकते हैं। जी। जी बाबा। आपत्ति काल में विरोधी भी मित्र बन जाता है। लेकिन जब वो लोग कमजोर हो जाएंगे, चुनौती देने लायक नहीं रहेंगे, तब हम लोग चुनौती खड़ी करेंगे। फिर तब तक हम लोग थोड़ा और मजबूत हो लेंगे। जी बाबा बिल्कुल। बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। ठीक है, और बताइए कोई। बाबा एक प्रश्न मेरा था। बताइए ज्ञानेंद्र जी। जब हम वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व कहते हैं और हमारा लक्ष्य, हम बताते हैं कि हमारा लक्ष्य है लोक स्वराज और मार्ग है हमारा वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व, तो हिंदुत्व की जगह क्या हम भारतीय नहीं कर सकते? भारतीय अगर हम ना कह के भारतीय के ही संदर्भ में हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या वह एक समूहगत पहचान हमारी नहीं हो जा रही? हम हिंदू शब्द का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हिंदुत्व, वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व, वास्तव में हिंदुत्व और इस्लाम, यदि इन दोनों की तुलना की जाए तो हिंदुत्व बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व श्रेष्ठ है और ये कम श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। हिंदुत्व श्रेष्ठ है और इस्लाम घातक है, क्योंकि इस्लाम एक प्रकार का संगठन है और हिंदुत्व, हम संगठन में नहीं हैं। याद रखिए, हिंदुत्व शब्द हम उपयोग कर रहे हैं और हिंदुत्व में दो ही प्रवृत्तियां हैं। एक हम लोगों की हिंदुत्व की प्रवृत्ति है, एक इस्लाम की प्रवृत्ति है। हम हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मुसलमान भी नमाज पढ़ता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो सब सामाजिक नियमों को ठीक मानता है, डकैती नहीं करता है, लूटपाट नहीं करता है, बलात्कार नहीं करता है, तो नमाज पढ़ने दीजिए उसको, क्या दिक्कत आएगी उससे? तो हिंदुत्व शब्द, यह बात सही है कि पहले इसको सांप्रदायिक शब्द माना गया, लेकिन हम लोगों ने जानबूझ करके इसको इसलिए स्वीकार किया कि इस्लाम की तुलना में हिंदुत्व लाख गुना अच्छा है। हम लोगों ने स्वीकार किया है सोच करके इसको कि ठीक। भारतीय अगर आप शब्द डाल देंगे हिंदुत्व की जगह, तो सब तब तो इस्लाम भी उसमें शामिल हो जाएगा। मुसलमान शब्द नहीं कह रहा हूं मैं, इस्लाम। मुसलमान उतने घातक नहीं है जितना इस्लाम घातक है।
ठीक बात। और पूछिए कोई बात कोई। मुनि जी कोई सारे साथी बताएं। विश्व में। जी हाँ, बताइए आपका क्या मदन जी। प्रश्न हो तो बताइए। हाँ, प्रश्न है मेरा। सारे विश्व में मतलब हिंदू, ईसाई, सिख, यहूदी और ये मतलब मुस्लिम तथा इस्लाम, इनमें सभी में मतलब आपकी दृष्टि में खतरनाक कौम कौन सी है जो दुनिया को नुकसान पहुंचाना चाह रही है? बताइए आप लोग, ब्रजेश जी या ज्ञानेंद्र जी कोई उत्तर दे देंगे इनका तो। बाबा जी, संगठन ही खतरनाक होता है। आज आज की घटना है या कल की घटना है? इजराइल के जो प्रधानमंत्री है, जो बेंजामिन नेतन्याहू ने कल स्टेटमेंट दिया है यूएन में। और यूएन में उन्होंने ये बात कही कि सारी दुनिया को पता है कि इस्लाम खतरे में है। लोग यूएन के मंच पर आकर हमारी निंदा करते हैं, और वही लोग पीठ पीछे आकर के हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारी पीठ थपथपाते हैं। और वो सारे स्वीकार करते हैं कि हम दुनिया की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो ये कल यूएन में उनका स्टेटमेंट भी आया है। संगठन ही समस्या है। धर्म को संगठन से बिल्कुल ही अलग होना चाहिए, क्योंकि संगठन में देव और असुर दोनों उसमें स्थान पा जाते हैं। प्रवृत्ति का महत्व नहीं रहता है संगठन में पे। इसलिए हम लोग का जो ये हम लोग बना रहे हैं, इसको हम संगठन नहीं बना रहे हैं हम लोग। जो जो रात को चर्चा होती है, ये तो संगठन का रूप होगा ही नहीं। ये तो पूरा सब लोग स्वतंत्र होंगे। लेकिन जो नरेंद्र जी और ज्ञानेंद्र जी जो यात्राएं कर रहे हैं सब मिलकर के, आप लोग और बाकी जो लोग सब बना रहे हैं, मदन जी वगैरह, वो सब जो बन रहा है वो भी संस्थागत ढांचा हम बना रहे हैं, संगठनात्मक नहीं। और ये रुक जाना बे। हाँ बताइए वैद्यराज जी। यहाँ पहनने हैं। अरे एडजस्टर है। किसी का हेलो कोई बाबा प्रश्न जी। है? बाबा जी, जी मेरा एक बताइए। प्रश्न है। मेरा एक प्रश्न है, प्रणाम। हाँ बताइए। मैं मेरा हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि भारत के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो ईसाइयों को हम लेते हैं, जो अंग्रेज भारत में आए थे उनको हम लेते हैं, और इस्लाम को लेते हैं। तो ये जो जो भी इनकी अपनी सब पंथ था, जो भी अपनी विचारधारा थी, मतलब हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा क्या है कि मतलब ये धर्म ऐसा है, इतना मुझे समझ में आता है कि जबरदस्ती किसी को हिंदू नहीं बनाना चाहता है हिंदू। और जबरदस्ती मतलब सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव है कि सभी सुखी रहे, पूरा विश्व, ये वाला भाव है, इसका दर्शन है। इसके बावजूद भी ऐसी क्या चीज थी कि ईसाई भी ये चाहते हैं कि हिंदू ईसाई बन जाए, और इस्लाम ने भी ये चाहा कि हिंदू मुसलमान बन जाए। तो ऐसा कहाँ बन क्या गए? कारण? कहाँ वो कहाँ बन गए ईसाई, कहाँ बन गए मुसलमान? ये लोग कहीं तो क्यों नहीं चाहते हैं? बने। ये कहीं नहीं लोग बने ऐसा क्यों हैं चाहते ईसाई। ये आपको दिख रहा है, लेकिन मेरे समझ में अगर कितने यहाँ पर ईसाई हैं अभी भारत में जो खुलेआम अपराध कर रहे हैं। हिंदुओं में जो प्रतिशत होगा, हैं? जी। ईसाइयों में भी अपराधियों का प्रतिशत लगभग वही होगा, या हो सकता है कि थोड़ा कम हो। मुसलमानों में कुछ ज्यादा हो सकता है। हिंदुओं की तुलना में अपराधियों का प्रतिशत मुसलमानों में ज्यादा हो सकता है, ईसाइयों में बराबर हो सकता है। तो फिर क्या हुआ अगर वो ईसाई बन गया तो? अच्छा, इसी से मतलब जुड़ा मेरा एक और संबंधित प्रश्न ये है कि जैसे इस्लाम भी आया और ईसाई लोग, अंग्रेज भी आए,
और अभी बुद्धिज्म भी अपना एक अलग ही वो लेके चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि कोई भी एक विचारधारा भारत पे स्थायी रूप से कभी मतलब भारत में टिक पाएगी, स्थायी मतलब नहीं, भारत एक बात ये बताइए कि मैं जी थोड़े ठेका लिया हूँ आपका। आप आप अपना पैसा मंदिर में खर्च करें और वो लोग अपना पैसा अस्पताल में खर्च करें। ईसाई लोग अपना पैसा हॉस्पिटल में खर्च करें, जी और आप अपना पैसा मंदिर में खर्च करें, तो मैं जिम्मेदार हूं इसके लिए। आप खोलिए अस्पताल, सेवा करिए उनकी। और सेवा नहीं करिएगा तो बनेंगे ही वो तो करना धरना कुछ नहीं है और हुक्म चलाना है, तो ये कैसे होगा? आप बताइए कि आप अपना पैसा मंदिरों में खर्च कर रहे हैं कि नहीं? एक एक मदर टेरेसा आती है यहाँ आकर के, विदेश से आती है, यहाँ जी सेवा करती है, लोगों का परिवर्तन भी करती है, और हम्म आप केवल उसको गाली देंगे। हम्म चलिए और बताइए। कोई और साथी बताएं। देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि जब तक धर्म परिवर्तन में कोई बल प्रयोग अथवा जालसाजी नहीं होती है, तब तक कोई अपराध नहीं माना जाना चाहिए उसको। बाबा नमस्कार। हाँ, बताइए बताइए पवन पवन जय जी। जी। बाबा, सामने वाला व्यक्ति जितनी बात समझ सके, क्या सिर्फ उतना ही सत्य बोलना चाहिए? अगर आप उससे ज्यादा बोलेंगे तो घातक तो नहीं होगा, निरर्थक हो सकता है। भाई, आप बिल्कुल। एक बात सोचिए कि एक आदमी की पाचन शक्ति है मट्ठा पचाने की, और आपने मक्खन खिला दिया, तो मक्खन खिला दिया तो वो अनुपयोगी तो हो ही गया, हो सकता है नुकसान भी कर जाए। आज जो है विपिन जी से हमारी वार्ता हो रही थी बाबा, तो हमारी उनसे वार्ता के क्रम में यह बात हुई कि बाबा जो है उतना ही डोज देते हैं जितना कि काम चल जाए, सामने वाला ले ले। और मैं जब बात करता हूँ तो मैं पूरा सत्य कह देता हूँ। तो यह जो है ठीक नहीं है। यह चीज समझनी पड़ेगी हमको कि तो सामने ठीक तो वाला कह उतना रहा है। ग्रहण कर सकता है कि नहीं। नहीं, तो बात तो बिल्कुल ठीक है ये। जो उन्होंने कहा है, मैं उससे सहमत हूं इस बात से। धन्यवाद बाबा। और कोई बात बताइए कुछ। देखिए, 3-4 मिनट और बचा है 9:30 बजने में। बाबा जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ। एक तरफ जो है वो विचार है और एक तरफ शक्ति है। क्या विचार को क्रियान्वित करने के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? जैसे आज की बात करें। नहीं, जी। नहीं, नहीं, मैं आपको बता दूं कि विचार को क्रियान्वित करने के लिए शक्ति की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। शक्ति को हम, क्योंकि हमारे पास चार हैं, भेद भी हमारे पास है, तो हम शक्ति में भेद पैदा कर देंगे।
अब शक्ति में भेद पैदा करके एक को अपने साथ ले लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। विचार जो है वो विचार में ताकत बहुत ज्यादा है डंडे की अपेक्षा। डंडा में शक्ति है। दिक्कत ये आती है कि हम जब दंड को शक्ति को हम चुनौती देने लग जाते हैं तब गड़बड़ पैदा हो जाता है। उसको चुनौती मत दीजिए, बांट दीजिए, दो भाग कर दीजिए उसी के। आप अभी देखिएगा कि भारत एक तीसरी शक्ति बन रहा है अभी, और ट्रंप बनने नहीं देना चाहते। ट्रंप चाहते हैं कि वो एक छत्र रहें। और कोई प्रश्न किसी का हो तो बताइए, नहीं तो समाप्त करेंगे। बताइए, समाप्त कराएं। जी बाबा जी, कल का विषय मैं बता दे रहा हूँ। हाँ। कल का विषय रहेगा हमारा वर्तमान स्थिति और विचार मंथन 1250 से लेके 1256। तो कल जो है मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ लोग दशहरे के मेले में भी हों। ठीक है। जी ठीक है संजय भाई, चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है।